जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू क्लाउडेमी आईएएस। तो आज से हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक है शासन प्रणाली। इससे पहले के सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल पे जाके आप देख सकते हैं उसमें, ठीक है। तो फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो इसमें जो ये संप्रभुता है, ये राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। फर्स्ट है जनसंख्या, भूभाग, सरकार यानी शासन या सत्ता, और संप्रभुता। राज्य के इन चारों तत्वों को संप्रभुता, चारों तत्वों में से संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। संप्रभुता के बिना कोई राज्य अन्य तीनों तत्वों के होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जाएगा। तो मतलब हमको संप्रभु होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन कि इसमें भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है क्योंकि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, ठीक है। सेकेंड है कि हमारा, एक सेकेंड, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। तो ये गलत है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। हम राष्ट्रमंडल में जो ज्वाइन किए हैं वो हम अपनी मर्जी से किए हैं, कभी भी छोड़ भी सकते हैं, तो वो हमारे उस पर हावी नहीं होता है। तो हमारा स्टेटमेंट एक सही है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है, बल्कि इनके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग एवं सद्भावना पर आधारित संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान है तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि इसमें बताना है, 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण, ठीक है। अभिकथन और कारण, उसको बताना है कि कौन सा हमारा सही है और स्पष्टीकरण करता है या नहीं करता है। सॉरी। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, तो हमारा सही स्टेटमेंट है। भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है क्योंकि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और ये शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली के लिए एक व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो सही भी है और व्याख्या भी कर रहा है। तो हमारा जो स्टेटमेंट इसमें सही होगा, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन इसमें सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा, इसमें डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि भारत ने शासन की संसदीय प्रणाली अपनाई है जिसकी मूल पहचान यह है कि वास्तव में कार्यपालिका प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका यानी विधायिका यानी संसद जो रहती है विशेषता निम्न सदन और लोक सभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। भारतीय संविधान इस उत्तरदायित्व को स्पष्ट रूप से स्थापित करता है, जैसे कि अनुच्छेद 75(3) संघ के लिए मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहता है, ठीक है। और अनुच्छेद 164(2) राज्यों के लिए है। अनुच्छेद 164(2) राज्यों के लिए मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो ये सेंटर के लिए बात करता है, ये स्टेट के लिए बात करता है। यही सिद्धांत संसदीय शासन प्रणाली का केंद्रीय लक्षण है। कार्यपालिका का निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, तो अतः ये कथन सही है और कारण भी सही है और संसदीय प्रणाली की परिभाषात्मक विशेषता बताकर ये सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो दोनों हमारे स्टेटमेंट इसमें सही हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो हमारे यहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। तो इसमें दिया गया है कि कार्यपालिका विधायिका संबंध के आधार पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां होती हैं। एक तो तुम्हारी संसदात्मक है, एक अध्यक्षात्मक है। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका के सदस्य ही सामान्यतः कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है, मतलब कार्यपालिका पर नियंत्रण विधायिका का होता है। जो विधायिका कहेगी उसी के अकॉर्डिंग कार्यपालिका को चलना रहता है, ठीक है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी। तो ये यूके यानी ग्रेट ब्रिटेन में ये शुरू की गई थी और वर्तमान में संसदात्मक शासन का स्वरूप जो कि अधिकांश देशों में प्रचलित है, सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके में परिलक्षित हुआ।
पुष्पेश पंत ने भी अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास में स्पष्ट लिखा है कि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली का आविर्भाव संसार की किसी भी देश से पहले हो गया था। ठीक है, तो ये हमारा विश्व का इतिहास है, पुष्पेंद्र पंत है। ये पूछा जा सकता है कि किसने इसका बारे में उल्लेख किया है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संसदीय शासन प्रणाली है, तो ये दोनों हमारे सही हैं। संघीय नीति भी है, इसमें राष्ट्रपति पद्धति की सरकार तो नहीं, ये राष्ट्रपति पद्धति की सरकार आपको यूएसए में मिल जाएगी। ठीक है, इंडिया में नहीं है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया क्योंकि सही नहीं पूछा है। भारत में राष्ट्रपति पद्धति की नहीं बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है तथा राष्ट्रपति शासन का औपचारिक प्रमुख मात्र है। भारतीय संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है, इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य और संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं, तो ये राष्ट्रपति में होती हैं। जो राष्ट्रपति शासन पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं तथा इनका प्रयोग विधायिका से पृथक स्वतंत्र रूप से स्वयं या अपने द्वारा चयनित मंत्रियों के माध्यम से होता है, जैसे कि अमेरिका में ये देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं, तो मूलभूत कौन से लक्षण हैं? यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो ये हमारा सही है, ये हमारा लक्षण है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी सही है स्टेटमेंट। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ये भी स्टेटमेंट सही। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता है, तो नहीं, ये एकीकृत शक्ति का नहीं, इसमें शक्तियों का विभाजन होता है। ये संघीय व्यवस्था की बात करता है, ना कि फेडरल, तो ये फेडरल है। ठीक है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो गया और फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत है। तो इसमें जो है दिया हुआ है कि लोकतांत्रिक गणतंत्र, संसदात्मक सरकार एवं सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, तथापि एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं है, यानी यूनिफाइड अथॉरिटी नहीं है। यूनिफाइड अथॉरिटी आपको जो है कुछ जगहों पे मिल जाती है, बल्कि सत्ता जो विधायी विषयों और क्षेत्राधिकार को केंद्र और राज्यों में विभाजित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, सही है हमारा। भारत एक संप्रभु संपन्न राज्य है, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है, स्पष्ट शब्दों में प्रस्तावना में दिया गया है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, लोकतांत्रिक समाज भी है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, तो ये भी हमारी अवधारणा आपको हमारे डीपीएसपी में भी मिल जाएगी और उसके बाद प्रस्तावना में भी मिल जाएगी। तो हमारे चारों स्टेटमेंट सही है, तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, या प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है। नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा संविधान निर्माताओं ने कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को अभिव्यक्त किया है। राज्य को यह निर्देश दिया है कि वह जन कल्याण के लिए निरंतर प्रयत्न करे। साथ ही भारतीय समाज को लोकतांत्रिक मूल्यों के संवैधानिक संरक्षण एवं लोकतांत्रिक जीवन शैली के आधार पर लोकतांत्रिक माना जा सकता है। ठीक है, तो हमारे चारों स्टेटमेंट उसमें सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। ठीक है, तो एक संविधान संगत सरकार है, तो ये राजतंत्र में संविधान संगत नहीं होता है। लोकतांत्रिक सरकार, ये भी राजतंत्र की नहीं है। विधि का शासन, ये भी हमारा जो है उसमें नहीं आता है। ठीक है, सत्तावादी जो सरकार की बात की जाती है, सत्तावादी सरकार में जो होता है वो राजतंत्र की में आती है। ठीक है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, ये राजतंत्र के अंतर्गत सॉरी ये इसमें जो है भारतीय राजतंत्र के बारे में पूछा गया कि कौन सा इसमें शब्द नहीं है। एक सेकेंड, अगर भारतीय राजतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है, ये बताना है। तो देखो, भारतीय राजतंत्र में एक संविधान संगत सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, विधि का शासन है, लेकिन सत्तावादी सरकार नहीं है यहाँ पे, तो ये हमारा गलत हो गया। डी ऑप्शन सही है। भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होता है। भारत में विधि का शासन, यहाँ गणतंत्र है न कि राजतंत्र यहाँ पर है। सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है। यह सत्तावादी सरकार नहीं है। सत्तावादी में एक राजा होता है, उसी के अंतर्गत चीज़ें चलती है, उसमें कोई चुनाव नहीं होता है, कोई जनता के द्वारा चुनाव नहीं होता है उसमें। ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है?
तो हमारा संविधान सबसे सर्वोच्च है भारतीय राजनीति में, क्योंकि संविधान से ऊपर भारत में और कुछ नहीं है। जो भी होगा संविधान के अकॉर्डिंग किया जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है, शासन की विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अपने अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। तो किससे प्राधिकार प्राप्त होता है? तो भारतीय संविधान से ही ये सारे प्राधिकार जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राप्त होता है। केंद्र और राज्य सरकारों के प्राधिकार का स्रोत भारत का संविधान है। संघीय शासन प्रणाली के अनुरूप केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में ही किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन की निम्नलिखित में से वही कथन दिए हुए हैं, अभिकथन है और कथन है, उसमें बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो हमारा ये सही है स्टेटमेंट। भारत का अपना एक संविधान है, तो ये भी हमारा सही है। तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। व्याख्या क्यों नहीं कर रहे हैं? कारण है क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसका प्रमाण संविधान की उद्देशिका के प्रारंभिक शब्दों, यानी हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए से है को दर्शित होता है। ठीक है। लेकिन लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाते हैं। भारत में शासन के लोकतांत्रिक रूप को अपनाया गया है। भारत का अपना लिखित संविधान है, जो विश्व के संप्रभु देशों के संविधानों में सबसे बड़ा है, और शब्द और संख्या के आधार पर सक्रिय संविधानों में अमेरिकी राज्य अलबामा के संविधान के बाद दूसरा सबसे बड़ा है। ठीक है। लिखित है ये, अतः अभिकथन सही है, लेकिन जो है इसका कारण जो व्याख्या नहीं करता है इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है तो कल्याणकारी राज्य हमारा भारतीय दर्शन है, समाजवादी राज्य भी हमारा भारतीय दर्शन है, राजनीतिक समानता की भी हम बात करते हैं, लेकिन साम्यवादी राज्य की हम बात नहीं करते हैं। ये हमारे संविधान का दर्शन नहीं है। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता या न्याय, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य आदि दर्शनों को आत्मसात किया गया है, किंतु साम्यवादी राज्य के दर्शन का उल्लेख संविधान में नहीं है। समाजवादी राज्य और राजनीतिक समानता न्याय का उल्लेख उद्देशिका में मिलता है। कल्याणकारी राज्य का दर्शन संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सन्निहित है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है हमको। ठीक है। तो भारतीय संविधान अध्यात्मात्मक है, तो नहीं, ये गलत है हमारा, क्योंकि ये राष्ट्रपति शासन जैसे यूएसए में होता है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, तो नहीं, हमारे यहाँ राजतंत्र नहीं है। भारत एक कुलीन तंत्र है, तो ये भी हमारा नहीं है, कुलीन तंत्र भी नहीं है, ब्रिटेन में आपको देखने को मिलेगा। और भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन, यही ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है। भारत में संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है। संसदात्मक प्रजातंत्र में शक्ति मूलतः जनता में निहित होती है। संसद में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन सत्ता का संचालन करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो संसदात्मक सरकार है भारतीय संविधान में। अध्यक्षात्मक सरकार की बात हम नहीं करते हैं, तो यह बी वाला ऑप्शन यही गलत हो गया। संघात्मक सरकार भी है और स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, तो हमारा इसमें गलत जो है, जो नहीं है भारतीय संविधान में, अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है, तो बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है। अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि संसदात्मक सरकार यानी शासन प्रणाली, संसदात्मक सरकार यानी शासन प्रणाली तथा स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 16। इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत है तत्व है? तो भारतीय संविधान की संविधान की कठोरता तो नहीं है, भारतीय संविधान की कठोरता नहीं है। एकल कार्यपालिका, तो ये एकल कार्यपालिका वहाँ होती है, वहाँ डुअल सिस्टम नहीं होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। ठीक है। तो यही हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। इसमें व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता नहीं होती, अवशिष्ट शक्तियों के अधिकार राज्यों के पास होते हैं, तो ये भी हमारा गलत है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका, इसमें सत्ता केंद्रीकृत होती है, मतलब डिवीजन नहीं होता, शक्तियों का विभाजन नहीं होता है, शक्तियाँ एक ही केंद्र में होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये बताना है हमको। ठीक है। तो अध्यक्षात्मक सरकार शासन प्रणाली की विशेषता है, तो क्या क्या विशेषता है? तो इसमें कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है,
तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति प्रमुख होता है कार्यकारिणी का, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं कर सकता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, तो ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो डी वाला ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि इसमें ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं, तो डी ऑप्शन सही हो गया हमारा, ठीक है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कि कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपनी मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं अपने विवेक से करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका यानी संसद को भंग नहीं कर सकता, अतः तीनों विकल्प सही हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि गणतंत्र का आशय है राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो राष्ट्र का प्रधान यानी प्रमुख होता है, जैसे राष्ट्रपति भारत में है, तो उनका निर्वाचन होता है, ना कि वंशानुगत होते हैं। वो वंशानुगत नहीं हो सकता। भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है। जहाँ अपना बिना निर्वाचन के वंशानुगत होते हैं, जैसे कि आपको यूके में चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो वहाँ चीज़ें ये माना जाता है कि एक राजा होता है, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलती रहती हैं, साथ में पैरेलल में एक गठन किया जाता है। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान जो है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान को कठोर और नम्य का मिश्रण माना जाता है, अतः यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है। इसके कतिपय उपबंधों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है, जबकि उपबंधों के संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन विशेष बहुमत यानी प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित तथा मत देने वालों का 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। साथ ही विशिष्ट उपबंधों के संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत की अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि इसमें कहा गया है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें देखो जो भारत में है अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें अंतर है कि ये जो न्यायिक समीक्षा है, न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू केवल इंडिया में ही होता है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन सही होता है। यूएसए और अमेरिका का ये प्रोविज़न है, अमेरिका से इंडिया ने लिया है। सामूहिक उत्तरदायित्व शासन जो ब्रिटेन और इंडिया दोनों में प्रचलित है। द्विसदनात्मक व्यवस्था भी वहीं से प्रचलित है ब्रिटेन और भारत में। वास्तविक एवं नाम मात्र का कार्यपालिका भी है वहाँ पे, ठीक है। तो ये तीनों सिमिलर चीज़ें हैं, लेकिन ये जुडिशियल रिव्यू जो है ये अलग है। नेक्स्ट ब्रिटिश संसद एक एकल संहिताबद्ध लिखित संविधान के अभाव तथा असंहित यानी अनकोडिफाइड संविधान की परंपरा के कारण संप्रभु निकाय है, जबकि भारतीय संसद की शक्तियाँ कार्यप्रणाली संविधान की सीमाओं के अधीन है, जिसका विधायी और कार्यकारी कार्रवाइयों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो न्यायिक समीक्षा का ही प्रोविज़न इंडिया में है और वह नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा कथन और कारण सही है और उसकी व्याख्या करता है, स्पष्टीकरण है या नहीं, ठीक है। तो भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, तो हमारा ये स्टेटमेंट सही है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की है, तो ये भी सही है हमारा। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ये स्पष्टीकरण नहीं करता है, ठीक है। तो व्याख्या देख लेते हैं इसकी। भारतीय संविधान एक संघीय शासन प्रणाली का प्रावधान करता है, क्योंकि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। यद्यपि यह पूर्ण संघ नहीं है, क्योंकि इसमें कई प्रावधान यथा आपात उपबंध, अवशिष्ट शक्तियाँ, समवर्ती सूची पर संसद की प्रधानता एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना करते हैं। इसलिए कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु स्पष्टीकरण नहीं है इनका। नेक्स्ट फिर कथन और कारण है। तो भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, तो नहीं, ये गलत है। मतलब संघवादिता व्यवहारिक नहीं, तो ये स्टेटमेंट सही है। भारत एक संघीय राज्य नहीं है, तो ये गलत है हमारा। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया, आर गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो देखो, केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा हमारा संघीय लक्षण है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान, ये भी हमारा संघीय लक्षण है। और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी लक्षण है। लेकिन जो एकहरी नागरिकता है, ये हमारा जो है संघीय लक्षण नहीं है, ये केंद्रीय लक्षण की बात करता है, ठीक है।
एकल नागरिकता भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं मौजूद हैं। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों में लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र और राज्यों में शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, स्वतंत्रता, द्विसदनी विधानमंडल आदि हैं। जबकि एकात्मक लक्षणों के अंतर्गत एकल नागरिकता, राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकाल की घोषणा और समझौतों को लागू करने में संसद की शक्ति आदि का उल्लेख किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमारा एकल और संघीय दोनों हमारे उसमें प्रारूप मिलते हैं संविधान में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक सेकेंड, नेक्स्ट है हमारा भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है। तो संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, तो ये सही है। ठीक है, एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। दोनों संघ और राज्य विधायिकाएं संप्रभु संपन्न है, तो ये गलत है। विधायिका वित्तीय और न्यायिक शक्तियां संघ और उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित हैं, तो ये भी हमारा गलत स्टेटमेंट है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना की गई है, तथापि एकल नागरिकता केंद्र की राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां इसे एकात्मक झुकाव प्रदान करती हैं। इस प्रकार कथन एक और दोनों सही हैं, लेकिन 3-4 गलत है, क्योंकि राज्य विधायिकाएं रक्षा और वैदेशिक मामले सहित अनेक संदर्भों में केंद्र से अलग नहीं है, और साथ ही यह न्यायिक शक्तियों का सोपान क्रम संघ और राज्य के मध्य विभाजन नहीं है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट वो गलत हैं। नेक्स्ट है हमारा कथन और कारण कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं और स्पष्टीकरण भी करते हैं। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही है इसका, क्योंकि राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का जीवन रक्त कहा जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में भागीदार, सरकार का निर्माण व नागरिकों में राजनीतिक सहभागिता का प्रशिक्षण और अवसर प्रदान करते हैं। यह भी सत्य है कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, अर्थात दोनों प्रश्न सही हैं और स्पष्टीकरण भी इसका है। नेक्स्ट है कथन कारण कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। तो जो ये मूर्त रूप में पाए जाते हैं, ये भी हमारा स्टेटमेंट जो है सही है। और कारण है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली के तत्व समाहित हैं, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। और ये कथन ए और आर कारण की व्याख्या भी करता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं अभी हम। तो हमारा ये ए ऑप्शन इसमें सही हो गया। ठीक है, कथन कारण सही है और व्याख्या भी करता है। और इसमें व्याख्या क्यों करता है देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में मौर्य काल से लेकर आधुनिक युग तक विशिष्ट तत्व मूर्त रूप में आज भी विद्यमान है। इसमें एक और प्राचीन भारतीय राजनीतिक संस्कृति की निरंतरता दिखाई देती है, तो दूसरी ओर आधुनिक लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थानों के माध्यम से परिवर्तन भी स्पष्टता परिलक्षित होता है। यद्यपि विभिन्न युगों एवं कालों से निरंतर एवं परिवर्तनशील भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली के तत्व समाहित हैं। ब्रिटिश विद्वान H.W. मॉरिस जॉन ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए 3 शैलियाँ यानी मॉडर्न, ट्रेडिशनल और सेनेटली बताई है, जो स्पष्ट कथन की कारण दोनों सत्य हैं और इसकी पुष्टि भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण हैं। तो बृहद होने के कौन से कारण हैं इसमें हमको बताना है। तो फर्स्ट है कि इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, तो स्टेटमेंट हमारा सही है। बृहद होने का कारण ये हो सकता है इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही। यह संघ और राज्य सरकारों का संविधान है, तो चारों स्टेटमेंट ये हमारे सही हैं। इसमें संविधान का बृहद होने का कोई एक कारण नहीं है, उसमें चारों स्टेटमेंट समाहित हैं। तो भारतीय संविधान विश्व के संप्रभु देशों में सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। इसके विस्तृत होने का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि सभी प्रसंगत सभी कारणों से संविधान का स्वरूप बृहदाकार हो गया है, अतः सभी विकल्पों में से कोई भी सत्य नहीं है या बल्कि सभी सत्य हैं। ठीक है,
तो ये सारे जो इसमें समाहित हैं, केवल एक उसके लिए हम नहीं मान सकते हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कि कथन कारण है, इसको हमको बताना है। तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है इसमें, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन हम लोग देखते हैं इसमें क्या है भाई। भारतीय संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्धसंघी कहा जाता है, इसे संघी यानी संघात्मक किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। संरचना में संघी किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति में संघी किंतु आपात स्थिति के दौरान पूर्णतया एकात्मक रूप में परिवर्तित हो जाने के इसके गुण आदि के कारण इसे अर्धसंघात्मक कहा जाता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है तथा सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों जैसे 13, 32, 131, 136, 141, 142, 143, 226, 227, 245, 246 और 372 के उपबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार दोनों सही हैं और व्याख्या नहीं करते हैं बस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक है। तो इसमें हमारा जो स्टेटमेंट है ये सही है। इसमें दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं और व्याख्या भी करते हैं, क्योंकि इसमें कारण ये है कि वस्तुतः भारतीय संविधान ना तो पूर्णतः संघात्मक है और ना ही पूर्णतः एकात्मक है, बल्कि दोनों का मिश्रण है। इसी कारण इसे अर्धसंघात्मक यानी क्वासी फेडरल कहा जाता है, ठीक है। क्वासी फेडरल कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से हमको मिलान करना है इसमें। तो सूची 1 सहकारी संघवाद, तो मतलब ये बताना है कि सूची 1 में संघवाद की अवधारणाएं हैं और इसमें किसके द्वारा ये दी गई है, तो हमको ये बताना है। तो सहकारी संघवाद की बात करें तो ग्रेविल ऑस्टिन ने ये दिया है अवधारणा, ठीक है। और सौदेबाजी का संघवाद की बात करें तो मॉरिस जोन्स के द्वारा ये कहा गया है। और अर्ध संघात्मक जो क्वासी फेडरल है ये केसी वेयर के द्वारा कहा गया है। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद तो ये आइवर जेनिक्स ने कहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 4, 3, 1, 2, ठीक है। तो 4, 3, 1, 2 तो कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो गया, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 का ही मिलान करना है। तो संघवाद सहकारी संघवाद यानी ग्रेविल ऑस्टिन यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की जा रही है। सौदेबाजी यानी बार्गेनिंग फेडरलिज्म की बात करें तो मॉरिस जोन्स थे। अर्धसंघात्मक केसी वेयर हो गए। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद आइवर जेनिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, किसने कहा था कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, तो ये केसी वेयर ने कहा था। भारतीय संविधान की प्रवृत्ति संघात्मक या एकात्मक, इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा देते हैं जबकि कुछ विद्वान इसे एकात्मक मानते हैं। जैसे जी ऑस्टिन के अनुसार, ग्रेविल ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी संघवाद है, जबकि केसी वेयर के अनुसार भारत अर्धसंघात्मक यानी क्वासी फेडरल है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस आलोक में भारतीय शासन व्यवस्था के लिए अर्धसंघात्मक शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब किसने किया है, तो ये है केसी वेयर के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथनों में से किसका ये कथन है, ये बताना है हमको। तो भारतीय संविधान अधिक कठोर अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, तो ये कहा है केसी वेयर ने। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संबंध में भारतीय संविधान के लिए उपयुक्त कथन केसी वेयर ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है, तो ये जो कहा गया है नेक्स्ट पेज पे है। तो ये जो कहा गया है कि तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, तो ये कहा गया है BR अम्बेडकर के द्वारा, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यह स्वीकार किया था कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार एकात्मक और संघात्मक दोनों रूपों में कार्य कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो देखो, एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो तो ये गणतंत्र है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित
प्रधान में निहित हो, ये भी स्टेटमेंट सही है। सर्वोच्च शक्ति का एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, तो ये हमारा गलत है। यही हमारा गणतंत्री व्यवस्था के अंतर्गत सही नहीं है। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित होती है, तो ये भी गणतंत्रता की बात करता है। तो 3 कैरेक्टर हमारे गणतंत्र के हैं और ये सी ऑप्शन हमारा इसमें गलत हो गया। ठीक है, गणतंत्री अवधारणा से संबंधित नहीं है सी ऑप्शन। जबकि अन्य विकल्पों में प्रस्तुत तथ्य गणतंत्री अवधारणा जैसे ऐसी व्यवस्था जिसमें गणतंत्र एवं लोकतंत्र दोनों के सिद्धांत संयुक्त रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हो के प्रारूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है, ये बताना है। तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, तो ये हमारा जो इसमें स्टेटमेंट है गलत है, क्योंकि अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। लेकिन इंडिया में हमारे केंद्र के पास होती हैं अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास, तो ये यूएसए में होती है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। ये यूएसए में भी पॉकेट वीटो की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, और इंडिया में भी है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट सही है और ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो किसी विधेयक पर कोई भी कार्रवाई यानी सकारात्मक या नकारात्मक न करने की राष्ट्रपति की शक्ति पॉकेट वीटो के रूप में जानी जाती है। भारतीय राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों ही पॉकेट वीटो की शक्ति रखते हैं। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति की यह शक्ति भारतीय राष्ट्रपति की शक्ति के सापेक्ष छोटी है, क्योंकि अमेरिकी कांग्रेस के सत्र में रहने पर विधेयक पर कोई कार्रवाई न किए जाने की स्थिति में 10 दिन यानी रविवार को छोड़कर में विधेयक को वापस करना होता है, अन्यथा वह स्वतः कानून बन जाता है। इस अवधि में यदि कांग्रेस स्थगित हो या विधेयक लौटाना संभव ना हो, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर न करने पर वह विधेयक पॉकेट वीटो के रूप में निरस्त हो जाता है। जबकि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति है तो ऐसी किसी समयावधि का उल्लेख नहीं है। प्रसंगत विकल्पों में भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था के बीच पॉकेट वीटो की शक्ति की विशेषता समान है। ठीक है, और भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, अमेरिका में राज्यों के पास, और अमेरिका के उच्च सदन में सभी स्थानीय यानी सेनेटर प्रत्यक्षता निर्वाचित होते हैं, जबकि भारत में उच्च सदन यानी राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संघात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघात्मकता की संघवाद की ओर खिसकी। तो ये जो है वो आपको देखने को, ये 1960 के दशक के आसपास आपको देखने को मिलेगी ये चीज़ें हुई थी, क्योंकि उस समय जो सरकार थी, पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी स्टेट में और सेंटर में भी, लेकिन 1960 के बाद चीज़ें बदली। 1950 के दशक के उत्तरार्ध से ही विशेषता 1956 में केरल में गैर कांग्रेसी कम्युनिस्ट सरकार के गठन से देश के विभिन्न राज्यों में विपक्ष का उभार होने लगा। परंतु वास्तव में भारत में संसदात्मक व्यवस्था पहली बार स्पष्ट रूप से केंद्रीयता से संघवाद की ओर 1960 के दशक में, विशेषकर 1967 के चुनाव के बाद खिसकी, जबकि अनेक राज्यों में कांग्रेस पार्टी बहुमत नहीं रहा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया टॉपिक। अब हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक जो राष्ट्रीय प्रतीक है, वहाँ से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियाँ नहीं 24 तीलियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो ये भी हमारा गलत स्टेटमेंट है। तो हमारा सेकेंड वाला बी ऑप्शन सही है। भारत की संविधान सभा ने चौथे अधिवेशन 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज के बाद बीच में चक्र है जिसमें 24 तीलियाँ हैं, तथा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई 3:2 है, ना कि 3:4। ठीक है, भारतीय संविधान ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। विक्रम संवत नहीं, ये गलत है हमारा स्टेटमेंट, शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो ये भी हमारा जो है गलत है, क्योंकि इसमें डी ऑप्शन सही है, क्योंकि हमारा जो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग है, जिसका पहला महीना चैत्र होता है। ठीक है, और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। 22 मार्च 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, और चैत्र का पहला दिन ही सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष 21 मार्च को पड़ता है। ठीक है, तो हमारा ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया उसमें। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? तो ये चैत्र है, डी ऑप्शन अभी हमने देखा।
तो राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना चैत्र है, जबकि अंतिम महीना अगर पूछ लिया जाए, देखो प्रथम पूछा जा चुका है तो अंतिम पूछा जा सकता है, तो ये फाल्गुन है, ठीक है, जिसमें होली होती है। नेक्स्ट टॉपिक है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। इसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है तो इसको भी देख लेते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का यूनियन, ठीक है। अनुच्छेद 1 के में निर्धारित किया गया है कि भारत दैट इज अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के राज्य क्षेत्र में पहले आर्टिकल में है राज्यों के राज्य क्षेत्र, दूसरे में संघ राज्य क्षेत्र और तीसरे में ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। राज्यों और संघ राज्यों के नाम और उसके प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान की प्रथम अनुसूची में किया जाएगा, ठीक है। तो प्रथम अनुसूची में इन चीज़ों का किया जाएगा। नेक्स्ट है कि नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, तो ये संसद में निहित है, ये ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य के निर्माण, उसके क्षेत्र, सीमाओं और नाम में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित है, जबकि अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश की स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति है, तो संसद को है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है नए राज्य का प्रवेश, ये आर्टिकल 2 के अंतर्गत है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है, तो संसद विधि द्वारा एक नए राज्य के निर्माण कर सकती है, सही है स्टेटमेंट हमारा। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा, तो नहीं, ये साधारण बहुमत से होता है, ठीक है। तो ये हमारा 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं होता है। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक कि उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया जाता जिसके क्षेत्र, सीमाओं और नाम में इसका प्रभाव पड़ता है। हाँ, ये जरूरी है कि उसको निर्दिष्ट कर दिया जाए, लेकिन उसकी सहमति, राज्य की सहमति की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना है। तो हमारा सी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, जो सही नहीं पूछा गया था। बाकी हमारे स्टेटमेंट सही हैं सारे। देखो, नए राज्यों के लिए विधि है तो अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया नहीं संविधान संशोधन नहीं अपनाई जाती, अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्य का निर्माण कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस राज्य की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है, तब विकल्प सी सही नहीं है। बाकी सारे हमारे स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है संसद में साधारण बहुमत से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि कथन कारण दिया गया है, उसको बताना है हमको। तो भारत संघ नहीं है, तो ये कैसे होगा, ये तो गलत हो गया। पहले ही भारत तो संघ है ही है। किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद के पास को प्राप्त है, तो स्टेटमेंट हमारा सही है। तो हमारा डी वाला स्टेटमेंट इसमें सही हो गया, क्योंकि राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती, बस उसे बताना होता है। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन है तो राज्य विधानमंडल का विचार प्रकट करना अनुच्छेद 3 के परंतु के तहत अपेक्षित है, किंतु सामान्य नियम के रूप के संदर्भ में राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं है, अतः संसद बिना राज्य की सहमति के ऐसा कर सकती है। उल्लेखनीय 1954 और 1919 के बीच जम्मू कश्मीर राज्य इसका अपवाद है। इसके लिए 1954 के संविधान आदेश द्वारा अनुच्छेद 3 में जोड़े गए द्वितीय परंतु ने यह व्यवस्था की कि उस राज्य, क्षेत्र, सीमा, नाम में परिवर्तन के लिए संसद में विधेयक या राज्य विधानमंडल की सहमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तो ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, 2 कथन दिए गए हैं, उसमें अभिकथन और कारण बताना है कि किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है। इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है कि अगर एक खास अवधि के अंतर्गत अगर विचार आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है फिर भी उसको जो है आगे प्रोसीड कर दी जाती है प्रोसीडिंग, ठीक है। और राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। उसमें अगर आ जाता है तो ठीक है, अगर उसने कहा कि हम सीमा में बदलाव नहीं कर देंगे तो ये संसद या राष्ट्रपति उसे नहीं मानता है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन जो है ए और आर दोनों सही है।
तो संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं नाम में परिवर्तन कर सकती है। तथापि इसी अनुच्छेद का परिपत्र के अनुसार इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ें जो होंगी वो राष्ट्रपति की सिफारिश से होंगी। यदि यह विधेयक वर्तमान राज्यों में किसी क्षेत्र सीमा और नाम में परिवर्तन करता है तो ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल को उस पर विचार विनिर्दिष्ट अतिरिक्त अनुज्ञा अवधि के भीतर प्रकट करने हेतु संदर्भित करते हैं। हालांकि इस संबंध में राज्य विधानमंडल के विचार राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर राज्य विधानमंडल द्वारा विचार न प्रस्तुत करने की स्थिति में भी उस विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें निम्नलिखित में से एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है, ये बताना है। तो किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, तो इसमें एक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो ये डी ऑप्शन है ये उपबंध नहीं कर सकता। इसमें किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकते हैं, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकते हैं, किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, तो ये गलत है। तो यही हमारा डी ऑप्शन हो गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमा बदलने, नए राज्य निर्माण करने अथवा उसके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार है केवल संसद को दिया गया है। जो राज्यों का यह अधिकार प्राप्त नहीं है, राज्य नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा कि इसमें जोड़े मिलान करने हैं, कौन सा इसमें सही है ये बताना है। तो विधि के समक्ष समता, तो नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को के लिए सुनिश्चित की गई है विधि के समक्ष समता। ठीक है, लोक सेवाओं में अवसर की समानता तो केवल भारत के नागरिकों के लिए सुनिश्चित की गई है। ये किसी नए राज्य की स्थापना करना तो संसद की शक्ति है, ये नए राज्य की स्थापना। किसी राज्य का नाम बदलना राज्य विधानमंडल की शक्ति तो नहीं है, राज्य विधानमंडल की नहीं, ये संसद की शक्ति है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया, डी ऑप्शन ही हमारा सही हुआ। ठीक है, तो संविधान के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्य के निर्माण और सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, वही सब चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, जो हम आगे पढ़ चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं, उस पर टाइम वेस्ट न करके। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा इसमें सही है। तो भारत में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये हमारा ये स्टेटमेंट सही है पहला, क्योंकि भारतीय राज्य जो है अलग नहीं हो सकते। ठीक है, एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर अपेक्षित प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पंडित नेहरू, सरदार पटेल और प्रताप सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे सही है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे इसमें सही हैं, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो गया इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें डॉक्टर अम्बेडकर के शब्दों में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का अर्थ है संघ राज्य समझौता का परिणाम नहीं के कारण किसी भी राज्य को संघ से विलीन होने का अधिकार नहीं है। इसके धर आयोग 1948 ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करते हुए इस संदर्भ में प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। और 1948 में गठित पंडित नेहरू, सरदार पटेल और प्रताप सीतारमैया की कमेटी जेवीपी कमेटी ने अप्रैल 1948 में प्रस्तुत अपनी संस्तुतियों में राज्य पुनर्गठन में भाषाई आधार को अस्वीकृत कर दिया था। नेक्स्ट है संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, सही है स्टेटमेंट। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, तो नहीं, ये गलत है, अलग नहीं किया जा सकता। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान के तहत राज्यों के संघ की स्थापना की गई है जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघीय संसद में नए राज्य के प्रवेश उसकी स्थापना कर सकती है, राज्यों के क्षेत्र सीमाओं और नाम में परिवर्तन कर सकती है, अथवा राज्यों या राज्य के भागों को अलग कर मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। परंतु संविधान के तहत किसी भी राज्य को संघ से पृथक हो सकने या कर सकने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही हो गया हमारा। ठीक है, सेकेंड में अगर देखें तो आर्टिकल 19 का के तहत सभी नागरिकों को वाक एवं स्वतंत्र एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का मूल अधिकार है, परंतु अनुच्छेद 19(2) के तहत अधिकार के प्रयोग पर भारत की संप्रभुता, अखंडता और राज्य की सुरक्षा और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय या अवमानना, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में युक्त निर्बंध राज्य विधि द्वारा आरोपित कर सकता है। तदनुसार भारत के
से अलग होने की मात्र वकालत करना भी संबंधित विधि यानी यथा यूएपीए या भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत अपराध माना जा सकता है। हालांकि श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ वाद 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के दायरे को स्पष्ट करते हुए कहा कि चर्चा यानी डिस्कशन या वकालत यानी एडवोकेसी के उकसावे के स्तर तक पहुंचने पर ही उसे अनुच्छेद 19(2) के तहत विधि द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया कि भारत में कितने राज्य जो हैं राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं। तो अगर वर्तमान में देखा जाए तो 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें तो 7 हैं, ये भी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं अगले वाले टॉपिक में। तो इसमें देखो ये ऑप्शन सही होगा डी वाला, इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्नकाल के दौरान संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार 28 राज्य और 7 राज्य क्षेत्र थे, लेकिन 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात 29 राज्य हो गए। पुनः जम्मू कश्मीर और लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया गया, तो उपरांत 28 राज्य हो गए एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तत्पश्चात दादर और नगर हवेली और दमन और दीव को एकीकरण के पश्चात राज्य संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 26 जनवरी 2020 से 8 हो गई। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या कितनी हो गई थी। तो ये 29 हो गई थी। ठीक है, तेलंगाना राज्य बना था 2 जून 2014 को, तो 29वें राज्य के रूप में इसको प्रख्यापित किया गया था, लेकिन वर्तमान में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र है, दमन दीव है, पंडचेरी भी संघ राज्य क्षेत्र है, लेकिन गोवा एक राज्य है ना कि संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, भारत के संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। इस अनुसूची में गोवा राज्यों के अंतर्गत संबंधित विशेष विकल्प संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक ही राज्य क्षेत्र में मिक्स कर दिया गया है। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। तो ये 69वां संविधान संशोधन था। 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 क यानी 239A के तहत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया। तो ये बना था 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, 35वें संविधान संशोधन के बाद ये दिल्ली राज्य क्षेत्र सिक्किम राज्य क्षेत्र बना, और ये 35वां संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को भारत में सह राज्य एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया था। लेकिन 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जो 22वां राज्य बना था। ठीक है, तो ये क्या था, इसमें ऑप्शन गलत हो गया क्या। एक राज्य बनाएगा नहीं, ठीक है, 35वें के अंतर्गत किया गया, 36वें के अंतर्गत वो चीज़ें हैं। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो 36वें निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए, उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो सबसे पहले कौन सा राज्य बना, तेलंगाना सबसे बाद में इसमें बना हुआ है, 2014 हो गया इसका। ठीक है, और इसमें गोवा हरियाणा, तो इसको हम देख हरियाणा 1966 में बना है। ठीक है, गोवा 1987 में बना है, और झारखंड बना है 2000 में। ठीक है, तो 4-1-3-2 तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, तो ये गोवा देख सकते हैं 30 मई 1987 को बना है, तेलंगाना 2 जून 2014, झारखंड तुम्हारा 15 नवंबर 2000 और हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम में बनाएं और अंत में दिए गए कोड को प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो कालानुक्रम में हमको बनाना है। तो देखो आपका अरुणाचल प्रदेश जो है, देखो झारखंड 2000 में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 2000 में है, लेकिन ये 9 नवंबर को है। सिक्किम 1975 में है, ये 1987 में है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है इसमें। ठीक है,
इस प्रकार, एक सेकेंड यहाँ, नहीं डी नहीं, सॉरी डी ये गलत हो गया, इसका ऑप्शन है डी नहीं, बी ऑप्शन सही है ना, 4-2-1-3, ठीक है। सिक्किम 75 में है, ये 1987 में है, ये 1 नवंबर 2000 में है, और जो झारखंड है ये 15 नवंबर 2000 में है, ठीक है। तो और देख लेते हैं कुछ राज्यों का, ताकि जो है हमारा रिवीजन भी हो जाए यहाँ का। तो आंध्र प्रदेश बना था 1956 में, 1 नवंबर 1956 में। राजस्थान है 1956 1 नवंबर। महाराष्ट्र 1 मई 1960। नागालैंड 1963 1 दिसंबर 1963। 1 नवंबर 1966 में हरियाणा। हिमाचल प्रदेश 1971। मेघालय 72। सिक्किम 75। अरुणाचल प्रदेश 87। छत्तीसगढ़ 2000। उत्तराखंड 2000 1 नवंबर को बना। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000। और झारखंड बना 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसमें नोट दिया गया कि मद्रास स्टेट के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र राज्य भाषाई पर स्वतंत्र भारत में गठित होने वाला पहला राज्य था। मतलब भाषाई आधार पर 1953 में गठित हुआ, 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश, ठीक है। और पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत इसमें तत्कालीन हैदराबाद स्टेट के तेलुगु भाषी तेलंगाना क्षेत्र को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश बना दिया गया था, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना 2000 में हुई। निम्नलिखित राज्यों को सृजन 1960 के बाद हुआ। इनके गठन के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो सबसे पहले इसमें कौन सा हुआ है, तो सबसे पहले हुआ हरियाणा, नहीं नागालैंड हुआ, उसके बाद हरियाणा, फिर सिक्किम, नहीं मेघालय, उसके बाद सिक्किम है, ठीक है। तो 3-1-4-2। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से राज्यों को सही कालक्रम में पहचान कीजिए। तो इसमें देखो आंध्र प्रदेश 53 में बना, उसके बाद पुनर्गठन हुआ 56 में हो गया, और उसके बाद हरियाणा बना 66 में, हिमाचल बना 71 में, सिक्किम बना 75 में, ठीक है। तो हमारा 1-3-4-2। नेक्स्ट है राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम। नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश 87 में, ये 75 में, मेघालय 72 में, नागालैंड बना 71 में, ठीक है। और वही सही अवरोही क्रम में होंगे तो हरियाणा सबसे पहले, फिर उसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो नागालैंड कब बना था, तो नागालैंड की स्थापना जो हुई है, ये इसमें थोड़ा गलत है, इसको नीचे देख लेते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन है इसमें। देखो नागालैंड की स्थापना हुई थी 1963 में, झारखंड की हुई 2000 में, तेलंगाना की हुई 2014 और सिक्किम की 1975 में। नागालैंड के अस्तित्व में आने का विकल्प 1962 दिया गया है, जो कि गलत है, जो सही नहीं है, ठीक है। नागालैंड अधिनियम 1962 के तहत नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 में इसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए, उन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी तक के सही काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले राज्य बना है उसके बारे में हमको बताना है, तो इसको ऊपर ही देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन सही है, 3-1-4-2। राज्य के वर्तमान स्वरूप में राज्य गठन की तिथियां, तो नागालैंड का 1 दिसंबर 1963 में 16वां राज्य बना। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत 1966 में 1 नवंबर 1966 में पंजाब राज्य का गठन हुआ था, ठीक है। सिक्किम 16 मई 1975 को, और 36वें संविधान संशोधन द्वारा 26 अप्रैल 1900 को जो है 1975 में 22वां पूर्ण राज्य बन गया। और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को राज्य का दर्जा दिया गया। सबसे पहले से आखिरी तक का कालक्रम है, तो नागालैंड 1963, पंजाब 1966, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1948 में किया गया था। तो देखो इसमें जो है ये अंग्रेजी संस्करण में राज्य के स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया। इस आधार पर दिए गए विकल्पों में कोई भी विकल्प सही नहीं, परंतु यदि राज्य का अर्थ स्वतंत्र भारत का प्रोविंस यानी प्रांत लिया जाए तो 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था, ठीक है। अगर प्रोविंस की बात की जाए तो स्वतंत्र भारत का प्रोविंस स्टेट बनने की सूची इस प्रकार है। तो इस प्रकार बनी थी, कौन कौन से थे इसमें, तो पश्चिम बंगाल था 1947 में, 15 अगस्त 1947 में बना, और 26 जनवरी 1950 में स्टेट बना। असम जो है 15 अगस्त 1947 को बना था, जो 26 जनवरी 1950 को स्टेट बना। पंजाब था 15 अगस्त 1947 को, जो 26 जनवरी 1950 को बना। और हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 में प्रोविंस था, जो 25 जनवरी 1971 को स्टेट बना। तो असम प्रांत का
गठन ब्रिटिश भारत में 1 अप्रैल 1912 को हुआ था, जो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत का प्रांत बना था। ठीक है। नेक्स्ट है कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो की गई थी 19 दिसंबर 1953 को की गई थी। तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी ऑप्शन 1953 नहीं है, जिसकी अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को सौंपी थी। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस सैयद फजल अली थे। अन्य 2 सदस्य हृदय नाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर थे। तो कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं है। तो पुनर्गठन आयोग का जो स्थापना हुई थी 1953 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन फजल अली आयोग के सदस्य थे? तो के.एम. पडिक्कर थे, के.टी. शाह तो थे नहीं, और हृदय नाथ कुंजरू थे इसमें। ठीक है, तो हृदय नाथ कुंजरू हो गए हमारे। तो हमारा 2 और 4 हो गए, तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया। फजल अली आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सैयद फजल अली तथा सदस्य के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू थे। के.टी. शाह और बी प्रताप सीतारामैया इस आयोग के सदस्य नहीं थे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य है? तो आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। इससे पूर्व भाषा के आधार पर स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का पृथक राज्य के रूप में गठन 1 अक्टूबर 1953 में हो गया था। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया तो 1953 में। नागरिकता भी देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा है नहीं इसमें, थोड़ा ही है, तो उसको भी ये भी टॉपिक निपटा लेते हैं। 4 टॉपिक हो जाएंगे इसमें। ठीक है। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता के संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो ये हम भाग 2 में पाते हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधित प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो 5 से 11। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है, बी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक केवल एकल नागरिकता है, अर्थात वह केवल भारत का नागरिक है। अमेरिका की भांति संघ और राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। भारत में नागरिकता निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। भारत का एकल नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। ठीक है। स्वेच्छा से वह अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त करता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और स्वेच्छा से त्याग करता है। ठीक है। और है किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, तो इस संबंध में तो नागरिकता हमारी नहीं जाएगी। सरकार की आलोचना करता है, तो इसमें भी नहीं। तो हमारा 1 और 2 स्टेटमेंट सही है, तो बी ऑप्शन सही है। भारत के नागरिक की नागरिकता का लोप निम्न दशाओं में होता है। पहला, भारतीय नागरिकता का परित्याग करने की दशा में, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत जबकि सरकार की आलोचना करने और देश के नागरिकों से विवाह करने के कारण किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता का लोप नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रवासी नागरिक कार्ड धारक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? तो वह एक वयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हों, तो वो तो हो सकता है। भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी हो, वो भी हो सकता है। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के प्रवासी हो गए, इनके लिए प्रोविज़न नहीं है, तो यही स्टेटमेंट हमारा सही है। ये हमारे यहाँ प्रवासी नागरिक कार्ड धारक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है, मतलब क्वालिफाइड नहीं है। एक व्यक्ति का परपत्र परपोती जो दूसरे देश का नागरिक हो किंतु पितामह या पितामही माता है मातमही न लागू होने के समय भारतीय नागरिक था, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। लेकिन ये हमारा गलत है, जो पाकिस्तान के प्रवासी हो गए थे विभाजन के समय। ठीक है। नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में यथा संशोधित नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7 के अनुसार ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड धारक के रूप में पंजीकृत होने हेतु पात्र विदेशी नागरिक की श्रेणियां हैं। जैसे जो व्यक्ति स्वयं भारत का नागरिक हो, संविधान लागू होने के समय या बाद में रहा हो, या बनने के लिए पात्र रहा हो, या स्वतंत्रता के बाद भारत में शामिल हुए किसी क्षेत्र का निवासी रहा हो, या ऐसे व्यक्ति के बच्चे या ग्रैंड चाइल्ड हों, या ऐसे व्यक्ति का अवयस्क बच्चा, ऐसे अवयस्क बच्चा जिसके माता पिता दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, या फिर भारतीय नागरिक या OCI कार्ड की विदेशी मूल की पत्नी
2 वर्ष की वैध वैवाहिक अवधि आदि शर्तों के साथ। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति ओसीआई कार्ड के रूप में पंजीकृत हेतु अयोग्य हैं जो स्वयं या उसके माता पिता पक्ष के पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट या ग्रेट पेरेंट में से कोई भी पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी अन्य अधिसूचित देश का नागरिक रहा हो, उसको इसमें नहीं शामिल किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो इसके लिए कौन सा? तो इसके लिए चुनाव आयोग नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं है। नेक्स्ट में इसके लिए जो है विधानसभाओं में सम्मिलित होने के रूप में तो ये भी नहीं है हमारा डी ऑप्शन सही संसद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने नागरिक अधिनियम 1955 अधिनियमित किया है, जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में प्रोविज़न किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, नागरिक संशोधन विधेयक अधिनियम 2019 के संबंध में इसे कब पारित किया गया? तो ये 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया। उसी तिथि को लोकसभा से पारित कर दिया गया। 11 दिसंबर को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की। यह विधेयक अधिनियम बना। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 से संबंधित 11 मार्च 2024 को अधिसूचित किया गया है। ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। ठीक है।